नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो कि विजन का टेस्ट सीरीज कर रहे थे, ठीक है, जो कि हिंदी मीडियम में है और इसको हम जो कि काफ़ी डिटेल्स एक्सप्लेन के साथ जो कि इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें अभी तक हमने जो कि पार्ट 1 में 1 से लेकर 25 MCQ तक दिख दिया था। 25 वाला क्वेश्चन जो कि काफ़ी ट्रिकी था, ठीक है, इसको हमने डिटेल से समझा। और उसका चलते आज जो कि पार्ट 2 शुरू करेंगे, जिसमें 26 से 50 MCQ तक हम लोग देखेंगे। तो जो भी साइलेंट में अभी चैनल से नए जुड़े वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर दो यार, आप ही के भाई का चैनल है, ठीक है। तो थोड़ा सा हेल्प आप हमारा भी करिए, बाकी हम लोग तो ये पढ़ाई तो कर ही रहे रोज़। तो ये यहाँ पे हम लोग जो कि चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। चलो देखते क्वेश्चन नंबर 26 आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कॉमर्शियल पेपर के बारे में बात करता है, यानी वाणिज्यिक पत्र के संदर्भ में बात कर रहा है, ठीक है। कह रहा है आपका पहला स्टेटमेंट इसमें कहा जा रहा है आपको कि वाणिज्यिक पत्र जो कि पूंजी बाजार के उपकरण यानी कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है इन्हें केवल कॉर्पोरेट द्वारा जारी किया जा सकता है, यानी केवल जो निगम है उनके द्वारा जारी किया जा सकता है। आपको सही कथन बताना है, इसमें से ऑप्शन ए है आपका केवल एक, बी है केवल दो, सी है दोनों, डी है कोई नहीं। तो देखो जो आपका कॉमर्शियल पेपर है ना, वो कैपिटल मार्केट यानी पूंजी बाजार का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो तो मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है ना। और कॉमर्शियल पेपर जो कि शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्च किया जाता है, और शॉर्ट टर्म कौन से मार्केट में आता है, मनी मार्केट। मनी मार्केट में जो भी इंस्ट्रूमेंट आएगा वो शॉर्ट टर्म के लिए आएंगे, जबकि कैपिटल यानी पूंजी मार्केट में जो भी इंस्ट्रूमेंट इसके होंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए होंगे। शॉर्ट टर्म कहने का मतलब कि एक हफ्ते से मतलब 7 डेज से लेकर 365 दिन के अंदर का टाइम जो टाइम पीरियड होता है वो शॉर्ट टर्म कराता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट हमारा देखो तो गलत हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट जो कह रहा है इन्हें केवल कॉर्पोरेट जारी कर सकते हैं, जी नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत है। इनको जो भी कॉर्पोरेट के अलावा जो भी हम फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जो RBI द्वारा रेगुलेटेड है वो भी इनको जारी कर सकती है। तो देखो हमारा दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इस आधार पर हम देखो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी, न तो 1 न तो 2, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा इसको कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट को थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे आपको अच्छे समझ में आएगा कि जो फाइनेंशियल मार्केट होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक मनी मार्केट होता है, एक कैपिटल मार्केट होता है। जो मनी मार्केट होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कहने का मतलब 1 to 365 डेज के लिए हो सकता है, जबकि कैपिटल मार्केट 1 साल से ऊपर की अवधि के लिए जो कि इसमें इस मार्केट का यूज किया जाता है। अब देखो जो मनी मार्केट है इसका मतलब समझो ये शॉर्ट टर्म फंड है जो कि मैच्योरिटी पीरियड इसका 1 साल है। वही यहीं पे बात करें कि इसका जो मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज़्यादा है, ठीक है। अब इसमें देखो कौन कौन भागीदारी है। तो मेजर जो कि RBI का पार्टिसिपेट हो सकता है, कॉमर्शियल बैंक जो है वो उनका होगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो हो सकते हैं, फाइनेंशियल कंपनी हो सकते हैं, मतलब ये सभी जो कि कॉमर्शियल पेपर जारी कर सकते हैं। जबकि कैपिटल मार्केट में देखो कौन कौन होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होंगे, आपके बैंक होंगे, कॉर्पोरेट एंटिटीज होंगे, ठीक है। जो कॉर्पोरेट है देखो जो निगम है वो यहाँ पे है, वो कैपिटल मार्केट में, ना कि आपका इसमें मनी मार्केट में, ठीक है। जो फॉरेन इन्वेस्टर है और ऑर्डिनरी जो रिटेल इन्वेस्टर है वो सभी जो कि किसके मेंबर होंगे वो कैपिटल मार्केट में ही आएंगे, ठीक है। और देखो इसके इंस्ट्रूमेंट मतलब किसके जरिए जो कि मनी मार्केट जारी किया, मनी मार्केट में जो कि फंड जारी किया जा सकता है या शेयर वगैरह। तो इसमें देखो इसका जो इंस्ट्रूमेंट देखो ट्रेजरी बिल एक मनी मार्केट है, कॉमर्शियल बिल भी एक मनी मार्केट है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये भी जो कि आपको क्या है मनी मार्केट है। जबकि कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट देखोगे तो उसमें देखो शेयर है, डिबेंचर है, बॉन्ड्स है ना, प्रेफरेंस शेयर है। तो ये सब जो चीज़ें वो किसके पार्ट है, वो कैपिटल मार्केट के पार्ट है। तो इंस्ट्रूमेंट के आधार पर भी डिफरेंट आपसे पूछ लेता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और देखो इन्वेस्टमेंट आउटले इसमें कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है। तो मनी मार्केट में जो कि बड़े पैसे की ज़रूरत पड़ती है, मतलब इकट्ठा आपको जब भी इन्वेस्ट करना होगा तो अधिक से अधिक पैसे को इन्वेस्ट करना होगा। जबकि जो आपका कैपिटल मार्केट में इसमें आप 100 रुपये 10 रुपये से लेकर 100 रुपये भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब आपको एक तरह से शेयर खरीदते हो कंपनी का, तो आप 10 रुपये का कई शेयर खरीदो, चाहे 100 रुपये का 50 शेयर खरीदो, तो आप छोटे मतलब कि इसमें जो छोटी भागीदारी भी हो सकती है, छोटे अमाउंट से भी इसका जो कि शुरुआत किया जा सकता है। जबकि इसमें मनी मार्केट में इकट्ठा पैसा जो कि निकलता है 50 या लाख 2 लाख का, तो वो क्या होता है एक तरह से इसमें ह्यूज मनी की ज़रूरत होती है। तो ये हमने डिफरेंट यहाँ पे देख लिया। चलो चलते आगे। ये देखो कैपिटल मार्केट का कुछ इंस्ट्रूमेंट है, इसको और अच्छे से आपको समझ में आएगा क्या क्या। बॉन्ड है, इसमें प्रेफरेंस शेयर है, ऑर्डिनरी शेयर है, डिबेंचर है। तो ये सब चीज़ें किसके इंस्ट्रूमेंट है, कैपिटल मार्केट के, ठीक है। वहीं अगर हम मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो कमर्शियल पेपर है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, रेपो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, रिपर्चेस एग्रीमेंट है, बैंक एक्सेप्टेंस है, म्यूचुअल फंड। ये देखो ध्यान रखा, म्यूचुअल जो फंड होता है वो भी मनी मार्केट में ही आते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान पता होना चाहिए। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट भी जो क्या है मनी मार्केट के अंतर्गत है। चलो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आई होप अब आपको जो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में जो डिफरेंट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। चलते पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। देखो क्वेश्चन नंबर 27 जो कि भारत की जो एक्सचेंज रेट है उसके संबंध में बात कर रहा है, ठीक है, उसके मैनेजमेंट के संबंध में, उसके प्रबंधन को लेकर। तो पहला स्टेटमेंट आपसे कह रहा है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय रुपये का मूल्य ब्रिटेन के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों के कारण पाउंड स्टर्लिंग से संबंध था। फिर सेकेंड देखो क्या कह रहा है, वर्तमान में भारत में डर्टी फ्लोटिंग विनिमय दर प्रणाली का अनुपालन किया जा रहा है। अब ये डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है ये आपको अगर नहीं पता होगा तो फिर इस क्वेश्चन करने में आप समर्थ नहीं है, ठीक है। तो देखो जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है ये आधा सत्य आधा असत्य, मतलब आधा गलत है, क्योंकि ये क्या बोला है, स्वतंत्रता के बाद जो कि भारतीय रुपये का मूल्य ब्रिटेन के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों का पाउंड स्टर्लिंग से संबंध था। जी हाँ, 1975 तक देखोगे जो कि ये पाउंड स्टर्लिंग के साथ साथ चलता था, उससे संबंध था। लेकिन ये जो कि केवल जो कि ब्रिटेन के साथ ही मतलब रूप से नहीं था, मतलब ये जो भारत देश है ये जो कि अपने इनका जो आंतरिक व्यापार है यानी जो घरेलू व्यापार है उस पर भी निर्भर करता था, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार था उस पर भी निर्भर करता था। ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रिटेन के साथ ही ये जो कि इसके संबंध थे। और 1975 के बाद देखोगे ये संबंध जो कि ख़त्म भी हो गए थे, क्योंकि भारत में देखोगे तो उसका जो कि जो रुपया और स्टर्लिंग पाउंड का जो डिफरेंस था वो काफ़ी ज़्यादा होने लगा था, ठीक है। तो भारत को एक तरह से नुकसान हो रहा था, इस वजह से जो कि 1975 के बाद जो ये संबंध था ये ख़त्म हो गया था। और इसका जो कि इम्पैक्ट जो भारतीय रुपए का इम्पैक्ट था केवल ब्रिटेन का जो स्टर्लिंग था, पाउंड स्टर्लिंग था, उससे नहीं संबंध था, बल्कि जो उस टाइम भारतीय व्यापार थे, घरेलू व्यापार थे, उनसे भी उसके आधार पर भी भारतीय एक्सचेंज रेट जो कि आपका विनियमित या मैनेजमेंट होते थे। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट आधा सही आधा गलत है, ये गलत हो जाएगा। सेकंड कह रहा जो कह रहा भारत में डर्टी फ्लोटिंग विनिमय दर प्रणाली अनुपालन किया जा रहा है। तो देखो जो आपका पहले फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट समझते क्या होता है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट करने का मतलब है कि ऐसा एक्सचेंज रेट जो मार्केट पर छोड़ दिया गया, मतलब मार्केट डिसाइड करेगा कि किसके रुपए का अवमूल्यन होगा, किसका रुपया मजबूत होगा, मतलब किसका रुपया कमज़ोर होगा, किसका रुपया कमज़ोर, चाहे डॉलर कमज़ोर होगा कि यूरो कमज़ोर होगा कि रुपया कमज़ोर होगा कि चीन की रेनमिनबी जो है वो, मतलब ये सब मुद्रा कमज़ोर होंगी। कौन सा मजबूत है, ये किस पे छोड़ दिया गया है, ये मार्केट पे छोड़ दिया। मार्केट जैसे जैसे स्ट्रांग होगा वैसे वैसे इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। इस तरह की बात है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। और डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट करने का मतलब क्या होता है, जब मार्केट तो डिसाइड करता है, साथ साथ जो कि थोड़ा थोड़ा गवर्नमेंट का भी हस्तक्षेप बढ़ जाता है, तो मतलब गवर्नमेंट भी थोड़ा थोड़ा रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे एक्सचेंज रेट को क्या बोलते हैं, डर्टी फ्लोटिंग रेट। जैसे देखो चीन क्या करता है, समय समय पर अपने जो उनका मुद्रा है उसका अवमूल्यन कर देता है ताकि उसका एक्सपोर्ट बढ़ जाए। तो ये क्या है, इसमें चीन की जो गवर्नमेंट वो हस्तक्षेप करे, तो ऐसा हस्तक्षेप क्या कहलाएगा, डर्टी फ्लोटिंग रेट। इंडिया के संदर्भ में देखो तो आरबीआई भी ऐसा करती है, कभी कभी रुपये का अवमूल्यन कर देती है, मतलब एक तरह से जो एक्सचेंज रेट है उसको रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है, थोड़ा थोड़ा उस पर हस्तक्षेप है। तो ऐसे हस्तक्षेप को डर्टी फ्लोटिंग रेट करते हैं। तो हाँ, ये बात सही कि वर्तमान में जो कि भारत जो आरबीआई के द्वारा जो है कि डर्टी फ्लोटिंग रेट का अनुपालन करता है, तो वो भी जो कि उसमें अपना नियंत्रण थोड़ा थोड़ा बनाए रखती है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जाएगा, केवल 2। चलते पर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या कर रहा है आपसे, मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद की गणना प्रचलित कीमतों के आधार पर की जाती है, ओके, जबकि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना कीमतों के स्थिर समुच्चय के आधार पर की जाती है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 28 आपसे जो कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के संदर्भ में आपसे क्वेश्चन कर रहा है। तो बोला कि जो नॉमिनल जीडीपी है वह जो कि जो प्रचलित गणना है उसके आधार पर जो कि वस्तु और सेवाओं के मूल्य की गणना हम करते हैं, जबकि जो रियल जीडीपी है उसमें जो कि जो मूल्य होता है वो स्थिर होता है, जो वस्तु समान जो वस्तु और सेवा होती है उसका मूल्य स्थिर होता है, उस आधार पर जो कि उसकी गणना हम लोग उसकी कीमतों की गणना करते हैं, मतलब स्थिर मूल्य के आधार पर कीमतों की गणना करता है। ये आपका रियल जीडीपी बोला है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट का, किसी देश का जो कि नॉमिनल जीडीपी जो है सदैव उसके रियल जीडीपी से अधिक होता है। देखो ये जो सदैव एक्सट्रीम वर्ड ला दिया ना, ये गड़बड़ हो गया। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट हमारा गलत है, ऐसा नहीं है, कभी वो ज़्यादा भी हो सकता है, कभी वो कम हो सकता है। अब हम थोड़ा सा समझते हैं, जो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी की बात हो रहा है, यानी मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद, यानी ये क्या है, नॉमिनल जीडीपी है, और जो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी रियल जीडीपी है। इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं, ये क्या करता है, इसका उद्देश्य क्या है। देखो ये मेनली आता है जो वस्तु सेवा है उसकी मूल्य की आकलन करने के लिए, ठीक है, कि उसमें क्या महंगाई अभी पिछले वर्ष की अपेक्षा ज़्यादा है या कम है, ठीक है, मतलब एक तरह से महंगाई का स्तर जांचने के लिए इसको लाया जाता है। तो जो
जो आपका रियल जीडीपी होता है वो मान के चलो अभी क्या 2021 चल रहा है, तो वो किसी वस्तु का मूल्य का आकलन किस पे करेगा, पिछले साल 2020 या 2019 को आधार मान के, जिस पे जो कि उसका मूल्य जो कि स्थिर था, रुक गया था, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल ईयर नहीं था, वो मूल्य उसका स्थिर चल रहा था। तो उस आधार पर जो कि आज का जो करंट सिनेरियो है या उसके पिछले साल का जो सिनेरियो है उस पर दिखेगा कि किसी वस्तु का मूल्य कितना ज़्यादा था या कितना कम था। ये रियल जीडीपी के अंतर्गत होता है। जबकि जो नॉमिनल जीडीपी होता है उसके अंतर्गत क्या होता है, जो करंट में मूल्य चल रहा है। मान लो आज गेहूं का दाम 15 रुपये किलो है, तो आज के आधार पे उस गेहूं का जो कि रेट तय करेगा, देखेगा कि गेहूं में कितनी रेट बढ़ी कितनी घटी है, इस तरह की बात है। जबकि रियल जीडीपी हो सकता है कि पिछले वर्ष जो कि गेहूं का दाम 13 रुपये था और आज 15 रुपये, तो रियल जीडीपी ये देखेगा पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जो कि महंगाई बढ़ी है। पिछले वर्ष क्योंकि स्थिर मूल्य था 13 रुपये था, अभी जो कि जीडीपी मूल्य जो कि 15 रुपये हो गया, तो मतलब इस साल जो कि पिछले वर्ष की तुलना में महंगाई बढ़ गई है आपका। तो इस तरह से जो कि एक तरह से महंगाई का आकलन करता है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सही एकदम कह रहा है, और सेकेंड वाला गलत है, क्योंकि कभी कभी जरूरी नहीं, महंगाई तो देखो कभी कभी पिछले वर्ष की अपेक्षा इस साल जो कि कम भी हो सकती है ना, तो जरूरी नहीं कि हमेशा जो कि आज जो ये आपका नॉमिनल जीडीपी आज का डेट पे जो तय करता है ये हमेशा ज़्यादा हो इसके अपेक्षा। कभी कभी देखोगे महंगाई कम हो जाती है तो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, तो इस समय क्या होगा, जो आपका रियल जीडीपी था इसमें का रेट ज़्यादा होगा जबकि इसका रेट कम होगा। तो ये जरूरी नहीं कि हमेशा इसका रेट ज़्यादा होगा, मतलब नॉमिनल जीडीपी ज़्यादा हो रियल जीडीपी के पीछे। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो ऑप्शन ए से कि इसका केवल एक सही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 देखो क्या कहता है, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के संबंध में निम्न में से किसके समायोजन में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की प्राप्ति की जा सकती है। देखो जीडीपी से जीएनपी प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 ऑप्शन दिए आपको, शुद्ध अप्रत्यक्ष करों से, मूल्यह्रास से, मुद्रास्फीति की दर से, या विदेश से निवल कारक आय। विदेश से निवल कारक आय मतलब जो आप विदेशों से कमा रहे हो और जो भारत से जो विदेशी कमा रहे हैं उनका एक नेट निकालो, मतलब उनका घटा लो, मतलब टोटल कितना आपको फ़ायदा हो रहा है या घाटा हो रहा है वो निकालो, वो उसका होता है विदेश से निवल कारक आय। ठीक है, तो देखो जब हम जीडीपी से, जो हमारा जीडीपी होता है उसमें जो है कि अगर आप देखोगे इसको प्लस कर दो, विदेश से निवल कारक आय, ये चौथा वाला ऑप्शन सही है, इसको जब प्लस कर दो तो हमारा क्या निकल जाएगा, आपका जीएनपी निकल जाएगा। ठीक है, जीएनपी करने का मतलब देखो क्या होता है, जीएनपी में क्या होता है कि जितने भी भारतीय नागरिक हो, जरूरी नहीं को भारत में कहीं भी स्थित हो, उससे नहीं मतलब है, जो चाहे वो विदेशों में कहीं भी हो, उनके द्वारा उत्पादित की गई वस्तु और सेवाओं का मूल्य होता है क्या, जीएनपी, आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसमें अब अगर जीडीपी से जीएनपी निकालना है तो जीडीपी में क्या करो, जितने जो वही है आपका नेट विदेशी निवल का इनकम है, जो नेट विदेशी इनकम है, मतलब जो यहाँ से पैसा विदेशों को जा रहा है और जो बाहर से पैसा आपके देश में आ रहा है, मतलब विदेशों से जो पैसा देश में आ रहा है और यहाँ से पैसा जो विदेशों में जा रहा है उसको आप घटा दीजिए, उसमें जो चीज़ें आएंगी उसको जो कि आप जीडीपी में ऐड कर दीजिए, वो आपका क्या हो जाएगा, जीएनपी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की बातें कही जा रही है। तो सामान्यतः अगर आप देखोगे एक तरह से, तो इसका कहने का मतलब है कि जीएनपी जो कि जीडीपी से थोड़ा बड़ा दिखता है हमको, क्योंकि उसमें जो कि जो विदेशी इनकम है उसको भी ऐड किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होता है जीएनपी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 30 चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 देखो कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट करें, भारत का संविधान अधिदेश करता है कि बजट में राजस्व खाते पर भारित व्यय को अन्य व्यय से पृथक करना चाहिए। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट करें, केंद्र और राज्य दोनों ही भारत की संचित निधि की प्रतिभूति पर वाय ऋण दे सकते हैं। प्रतिभूति मतलब सिक्योरिटी पे, जो भारत की संचित निधि है उस सिक्योरिटी पे जो कि बाहर से कर्ज ले सकते हैं राज्य और केंद्र सरकार। ठीक है, तो 2 ऑप्शन आपको बताने कौन सही है। ऑप्शन है केवल एक, बी है केवल 2, सी है दोनों, डी है कोई नहीं। तो देखो जो पहला स्टेटमेंट बोला है कि भारत का संविधान ये अधिदेश कर सकता है कि बजट में राजस्व खाते पर भारित व्यय को अन्य व्यय से अलग किया जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही है, ये आपका आर्टिकल 112 के तहत ऐसा प्रावधान किया गया है। जो सेकंड कह रहा है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखो भारत की संचित निधि से जो भी सिक्योरिटी के आधार पर वायर ऋण दिया जाएगा वो केंद्र को अधिकार, ना कि राज्य को। राज्य सरकार जो कि राज्य की संचित निधि से, जो राज्य की संचित निधि पर जो कि सिक्योरिटी निकाल सकती है, ना कि भारत की संचित निधि। इसलिए जो कि ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। तो पहला सही है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, केवल एक। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 31 हमारा जो है, देखिए क्या कहता है ये क्वेश्चन नंबर 31, मेडिसन पेटेंट पूल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखो ये करंट का आपका जो कि क्वेश्चन आ गया। पहला स्टेटमेंट इसमें कह रहा है
यह संयुक्त राष्ट्र समर्थित सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठन है, मतलब यूएन द्वारा समर्थित एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठन है मेडिसिन पेटेंट पूल। और सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है यह निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए जीवन रक्षक दवाओं तक पहुंच का विस्तार करने और उसका विकास सुविधाजनक बनाने के लिए कार्यरत है। तो जो देखो मेडिसिन पेटेंट पूल है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही कि यह यूएन द्वारा समर्थित एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, और सेकंड स्टेटमेंट भी देखो बहुत सही है, बिल्कुल सही कि इसका उद्देश्य यही है जो निम्न और मध्यम आय वाले देशों हैं उनमें जो है जीवन रक्षक दवाओं यानी जो जेनेरिक दवाएं हैं उनकी पहुंच को जो कि सुनिश्चित करना और उनका अधिक से अधिक जो कि लोगों तक, मतलब अधिक से अधिक देशों तक पहुंचाना, ठीक है, ताकि जो कि मेडिकल की जो सुविधा है या स्वास्थ्य की सुविधा है वो इम्प्रूव हो सके सभी देशों में। तो ये मेडिसिन पेटेंट पूल का ही काम है। और देखो इसमें मुख्य रूप से किस पे काम किया जाता है, कौन कौन से रोग के लिए, देखो अभी तक जो इस पर HIV के लिए, ठीक है, TB के लिए, और आप इसमें कह सकते हो HIV TB के साथ साथ इसमें आपका जैसे हेपेटाइटिस जो C है, इन बीमारियों के लिए जो कि जेनेरिक दवाओं का जो कि मध्यम और जो कम विकसित देश है उसमें जो कि काफ़ी ज़्यादा जो कि वितरण किया गया है, उनके संबंध में बातें की गई है। तो ये जो इसका मुख्य रूप से अभी तक फोकस एरिया रहा है। चलो, तो ये हमने जो कि अभी स्वास्थ्य का काफ़ी इशू चल रहा है तो उस आधार पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। तो चलते पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो सही ऑप्शन था ऑप्शन C, दोनों यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, क्वेश्चन नंबर 32 देखो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के संदर्भ में बात कर रहा है, CSR के बारे में बात कर रहा है। CSR जो कि व्यय भारत में निगमित कंपनियों के साथ साथ भारत में अपना कार्यालय स्थापित करने वाली विदेशी कंपनियों पर भी लागू होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो विदेशी कंपनी अगर बाद में उन्होंने अपना कोई ऑफिस जो कि इस्टेब्लिश किया तो उन पर भी लागू होता है। सेकेंड स्टेटमेंट देखो क्या करें, भारत CSR को निगमित संस्थाओं के लिए सांविधिक दायित्व, मतलब कोई कानून रूप से जो कि उनको दायित्व सौंपा है, ऐसा स्थापित करने वाला जो कि प्रथम देश है। मतलब ये जो कंपनी पे एक दायित्व लगाया गया कि आपको सोशल काम के लिए अपना कुछ फंड देना पड़ेगा, तो ऐसा कानूनी रूप से लागू करने वाला भारत जो कि पहला देश है। इस तरह की बात कर रहा है। तो आपका ऑप्शन है केवल एक, B है केवल 2, C है दोनों, D है कोई नहीं। तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही था और सेकेंड वाला भी बिल्कुल सही है। जी हाँ, भारत ने जो कि कंपनी एक्ट 2013 जो है उसके अंतर्गत जो कि इसको जो कि कंपलसरी कर दिया है कि जो भी कॉर्पोरेट जिनका जो कि पूंजी देखो 5,000 करोड़ के लगभग है और जिनका जो कि टर्नओवर जो कि 500 करोड़ है और जिनको जो कि 5 करोड़ रुपए का लाभ, वार्षिक लाभ प्राप्त हो रहा है, तो ऐसे कंपनियां जो कि 2% जो कि अपने लाभ का, अपने प्रॉफिट का 2% जो कि CSR के रूप में प्रयोग करेंगी। तो इस तरह की बात यहाँ पे किया गया। तो ऑप्शन C यहाँ पे सही होता है, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, ई नाम के संदर्भ में क्वेश्चन कर रहा है, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार, ठीक है। तो इसमें देखो कह रहा है पहला स्टेटमेंट, यह मौजूदा कृषि उपज बाजार समिति मंडियों को एकीकृत करने के लिए अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापारिक पोर्टल है। जी हाँ, इसी के लिए तो इसको लाया गया था। सेकंड कह रहा है इसे एग्रोटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्रीय योजना के रूप में लागू किया जा रहा है। तो आप सोचिए क्या यही फंड है, एग्रोटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसके माध्यम से जो कि ई नाम को लागू किया जा रहा है। तो देखो जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा पहला दूसरा दोनों सही रहता है। ऑप्शन C यहाँ पे सही रहता है, 1 और 2 दोनों, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्राय सुर्खियों में रहने वाला मिसियस क्या है। मिसियस एक वर्ड आपको बताना ये क्या है। पहला ऑप्शन है सौर वृक्ष, B है विश्व का प्रथम क्वांटम सक्षम उपग्रह, C है पृथ्वी की निकटवर्ती क्षुद्रग्रह, और D कह रहा है आपका चीन का मानवयुक्त चंद्र अभियान। तो आप देखो इसमें बताइए मिसियस जो वर्ड है ये किससे संबंधित है। इसका ऑप्शन B सही रहता है। यह विश्व का प्रथम क्वांटम सक्षम उपग्रह, मतलब एक सैटेलाइट है जिसमें जो कि क्वांटम मेथड के आधार पर जो कि सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है, उस पर गणना की जाती है। तो ये जो कि विश्व का प्रथम इस तरह का कोई सैटेलाइट है, तो इसका जिसका क्या नाम दिया गया है, मिसियस नाम दिया गया है। ये भी जो कि आपका चीन द्वारा 2018 में जो कि लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो जो यहाँ पे देखो क्या एक तरह से बताया, जो क्वांटम टेक्निक है ना, इसकी एक तरह से उपयोगिता बता रहा है, ठीक है। इस आधार पर जो कि ऑप्शन B इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 के आधार पर देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 35 आपसे क्या बोला, श्रम बल का अनियतीकरण संदर्भित है, ठीक है। आपको बताना एक वर्ड है अनियतीकरण, इसका क्या मतलब है, ठीक है। ऑप्शन निकला है श्रम बल के औपचारिकरण से औपचारिक क्षेत्र में निरंतर अंतरण होने की स्थिति, ओके। B कह रहा है नियमित वेतन भोगी रोजगार से अनियत और अनुबंध वाले पदों पर श्रम का अंतरण, ठीक है। C कह रहा है आपसे वह प्रक्रिया जिनके माध्यम से कार्यबल में महिलाओं का अनुपात पुरुषों के अनुपात में अधिक हो जाता है। D कह रहा है स्वनियोजित व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि और श्रम बल का यूनियनाइजेशन।
ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, आपको बताइए कि श्रम बल का अनियतीकरण किसे संदर्भित है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन बी आपका सही होता है कि नियमित वेतनभोगी रोजगार के अनियत अनुबंध वाले पदों पर श्रम का स्थानांतरण। मतलब मान के चलो जिसका स्वरोजगार है वो अपना रोजगार छोड़कर, या फिर जो वेतनभोगी जिसको एक फिक्स्ड सैलरी मिल रही है तो वो अपना एक काम को छोड़ के किसी ऐसे काम पर जा रहे हैं जहाँ पर उनको कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे यानी अनुबंध के आधार पर, या फिर कोई ऐसी काम करे जहाँ पर उनका वेतन कोई फिक्स नहीं है, उस आधार पर उनको सैलरी मिल रही है। तो इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं, श्रम बल का अनियतीकरण। और जो थर्ड वाला ऑप्शन कह रहा है कि महिलाओं का अनुपात पुरुषों के अनुपात में अधिक हो जाता है श्रम बल में, इसको बोलते हैं महिलाओं का श्रमिकरण। इस तरह की बात है, इसको ऑप्शन सी को भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही होता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 से देखो बात कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 36 आपसे क्या कहता है, भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मतलब जो डायरेक्ट टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स है उस पर संबंधित आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। काफ़ी अच्छा प्रश्न लग रहा है। पहला स्टेटमेंट देखो कह रहा है प्रत्यक्ष कर में करापात और कराघात एक ही व्यक्ति पर होता है। ठीक है, ओके। अब करापात कराघात क्या होता है ये आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट करा है कि अप्रत्यक्ष कर प्रकृति में प्रतिगामी होते हैं। ओके। थर्ड करा है आयकर एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है जबकि निगम कर एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, ये 2 बातें आपसे कही जा रही है। अब देखो अगर मान लो अगर आपको पता है पहला दूसरा नहीं स्टेटमेंट समझ में आया तो जो तीसरा स्टेटमेंट है, अगर आपने देखा होगा जो इनकम टैक्स होता है वो तो डायरेक्ट टैक्स से बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, वो जीएसटी में नहीं आता है। ठीक है, जो आपका कॉर्पोरेट टैक्स है वो भी एक डायरेक्ट टैक्स है। तो हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है। अगर हम थर्ड वाले को एलिमिनेट करें तो ऑप्शन ए हमारा करेगा, बी करेगा, डी भी करेगा। अगर पहला दूसरा हमको नहीं पता तो हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा केवल एक स्टेटमेंट के जरिए। तो देखते हैं पहला दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा था हमसे। पहला दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रत्यक्ष कर में करापात और कराघात एक ही व्यक्ति पर होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। मतलब कि प्रत्यक्ष कर जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसमें जो कि एक ही व्यक्ति को टैक्स किया जाता है, उसी पर जो कि टैक्स आरोपित किया जाता है। ठीक है, वही जो कि टैक्स का भुगतान भी करता है। ठीक है, और जो देखो सेकेंड वाला स्टेटमेंट करें कि अप्रत्यक्ष कर की प्रकृति जो कि प्रतिगामी होता है। जी हाँ, जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसकी प्रगति कैसी होती है, प्रतिगामी होती है। ठीक है, प्रतिगामी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स जो कि सभी पे इक्वल लगता है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। जैसे आपको ये माचिस खरीदने जाते हो जो उस पर टैक्स होगा, चाहे साबुन खरीदने जाते हो जो उस पर टैक्स होगा, वो आप पूरा पे करके आते हो। ठीक है, चाहे वो अमीर अगर 10 रुपये वाला साबुन खरीदे तो वो भी उस पर उतना ही टैक्स पे करेगा, चाहे गरीब कोई 10 रुपये वाला साबुन खरीदे तो वो भी उस पर उतना ही टैक्स पे करेगा। लेकिन जो आपका डायरेक्ट टैक्स होता है ना वो प्रकृति में प्रगतिशाली होता है। मतलब डायरेक्ट टैक्स में जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे उन पर जो टैक्स का रेट बढ़ता जाता है, और उस टैक्स के रेट को कलेक्ट करके क्या होता है, जो आपका योजनाएं विभिन्न योजनाएं होते हैं निम्न तबका को ऊपर उठाने के लिए, समाज में विकास की धारा में लाने के लिए, तो उससे जो कि उसकी प्रगति जो ये होती रहती है। इसलिए जो डायरेक्ट टैक्स है जो से प्रकृति में कैसा प्रगतिशाली है, जबकि आपका इनडायरेक्ट टैक्स जो कि प्रतिगामी है। ठीक है, तो दूसरा सही है, पहला सही है, और थर्ड वाला हमने देखा था गलत ही था, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही रहेगा। चलते पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखो क्या कहता है आपसे, डेरिवेटिव के संदर्भ में बात करें। डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, चलिए नहीं पता तो अभी यहाँ से समझ जाएंगे। पहला स्टेटमेंट आपसे कह रहा है डेरिवेटिव ऐसी प्रतिभूति यानी सिक्योरिटी है जो किसी अंतर्निहित परिसंपत्ति या मापदंड से अपना मूल्य प्राप्त करती है। मतलब इसका अपना कोई मूल्य नहीं होता है, ये अपना मूल्य जो कि इसके अंतर्गत जो एक एसेट होता है या फिर कोई एक मापदंड होता है उससे प्राप्त करता है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत में डेरिवेटिव को आरबीआई और सेबी दोनों द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो 2 ऑप्शन है आपके पास, अब बताइए कौन सही ऑप्शन है। केवल एक, बी केवल 2, सी है दोनों, डी है कोई नहीं। तो देखो जो पहला ऑप्शन कह रहा है बिल्कुल सही है। जो डेरिवेटिव होता है वो जो कि अपने पेरेंट कंपनी जो होती है उसके आधार पर इसके डेरिवेटिव का मूल्य जो कि निर्धारित होता है। डेरिवेटिव देखो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से डेरिवेटिव है, ऑप्शन से आपके एक डेरिवेटिव है ना फ्यूचर ट्रेडिंग, मतलब ट्रेडिंग के संदर्भ में ये जो कि आपका डेरिवेटिव काम करता है। तो जो ऑप्शंस ट्रेडिंग होता है, फॉरवर्ड ट्रेडिंग होता है, ठीक है, और फ्यूचर्स ट्रेडिंग होता है, और आपका वारंट्स ट्रेडिंग होता है। तो ये सब किसके भाग है, ये सब जो आपका डेरिवेटिव के ही भाग है। अब डेरिवेटिव को मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा। मान लो कोई टाटा एक कंपनी है, ठीक है, टाटा एक कंपनी है और इसकी एक और छोटी कंपनी है इन्फोसिस, ठीक है, इन्फोसिस इसकी छोटी और कंपनी है। अब इन्फोसिस की शेयर की वैल्यू, जो इन्फोसिस है इसके शेयर की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, टाटा के शेयर पे डिपेंड करेगा। मतलब टाटा की जैसे जितनी वैल्यू बढ़ेगी उतना ही जो कि इन्फोसिस का जो शेयर का वैल्यू वो भी बढ़ेगा। अगर टाटा का शेयर गिरेगा तो इन्फोसिस जो इसकी एक जो ब्रांच कंपनी है इन्फोसिस, इसकी भी जो कि शेयर गिरेगा।
तो ये जो कि एक तरह से ट्रेडिंग होता है, तो अधिकतर लोग जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि एक तरह से ये सेफ होता है, क्योंकि उनको पता है कि जैसा उनका पेरेंट कंपनी जो है कि काम करेगा उसी आधार पर जो कि ये जो कंपनी है उसका जो कि रिकॉर्ड भी मेंटेन होगा। अगर पेरेंट कंपनी का देखते हो, जो पेरेंट कंपनी होती है काफ़ी पुरानी होती है और उनका जो कि ट्रेड जो ट्रेड का एक बड़ा लंबा चौड़ा रिकॉर्ड होता है, तो उस आधार पर लोग जज कर लेते हैं कि ये कंपनी ज़्यादा स्टेबल है कि नहीं। तो उसी आधार पर इनके जो छोटे कंपनी जो ब्रांच होते हैं उस पर जो कि ये शेयर में पैसा लगाते हैं। ठीक है, तो अब उम्मीद आपको डेरिवेटिव समझ में आएगा। मतलब अपने पेरेंट कंपनी से जो अपनी वैल्यू को प्राप्त करिए, इसका अपना कोई वैल्यू नहीं, ये अपने इसका जो वैल्यू है वो अपने पेरेंट कंपनी से वैल्यू प्राप्त करिए, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आएगा। और डेरिवेटिव को देखो आरबीआई और सेबी दोनों रेगुलेट करते हैं। यहाँ सेकंड स्टेटमेंट भी सही है और पहला भी सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर देखो 38 क्या कह रहा है, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 39 है। देखते हैं ये क्या कहता है। इसमें देखो कुछ टर्मिनोलॉजी दी गई है। ठीक है, आपको इसको इसके अलावा बताना है कि ये किसकी बात कर रहा है। देखो जैसे पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट की बात कर रहा है, कुजनेट्स इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस की बात कर रहा है, या सोलो ग्रोथ मॉडल की बात कर रहा है, या रिकॉर्डियन इक्विवेलेंस की बात कर रहा है। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको एनसीईआरटी बुक में एज इट दी गई है और उसके सामने उसको पूरा एक्सप्लेन किया गया कि ये क्या है। तो आप देखोगे यूपीएससी की ये ट्रेंड रही है कि ऐसी चीज़ों को जो यूपीएससी अक्सर पूछ लेता है आपसे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है, कुछ स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बोल रहा है जब सरकार वर्तमान में ऋण लेकर व्यय में वृद्धि करती है, जिस ऋण का भुगतान उसको भविष्य में करों द्वारा किया जाएगा, तो अर्थव्यवस्था पर इसका वैसा ही प्रभाव होगा जैसा वर्तमान में कर वृद्धि से वित्त की व्यवस्था करके सरकारी व्यय में वृद्धि करने से होता है। प्रभावी रूप से कराधान और ऋण सरकार के व्यय के वित्त पोषण के समतुल्य साधन है। उपयुक्त परिचित किसी इसका कहने मतलब जब देखो पहला स्टेटमेंट क्या बोला है, पहले ही आपका पहला पैराग्राफ में बोला है जब सरकार वर्तमान में ऋण लेकर, मान लो कि गवर्नमेंट जो कि ऋण ले ली कहीं किसी देश से, बाहरी देश से, ठीक है, उसने ऋण ले लिया, अब वो ऋण लेकर जो कि खर्चे करिए, मतलब जो भी गवर्नमेंट की इनिशिएटिव उसमें जो भी खर्चे करिए, जो भी चीज़ें हैं, योजनाएं हैं, स्कीम है, पेंशन है, उसको दिए जा रही है। ठीक है, वेतन वगैरह दे रही है, तो गवर्नमेंट इसको खर्चे करिए। और ये जो ऋण लिया गया है इस ऋण का इसको भविष्य में गवर्नमेंट को जो कि भविष्य में भुगतान करना है, ये तो फिक्स है, ऐसी बातें यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, तो अब देखो फिर उसके बाद बताया जाएगा कि इसका परिणाम क्या होगा। ठीक है, तो इसका प्रभाव होता है तो अर्थव्यवस्था पर इसका वैसा ही प्रभाव होगा जैसा वर्तमान में कर वृद्धि से वित्त की व्यवस्था करके सरकारी व्यय में वृद्धि करने से होता है। कहने का मतलब कि इसका अर्थव्यवस्था पर ऐसा प्रभाव होगा कि जैसा वर्तमान में अगर देखो कि टैक्स अगर हम बढ़ा देते हैं, और जैसे कि अभी देखो जैसे अगर फाइनेंशियल हमें ज़रूरत पड़ती है गवर्नमेंट को, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स को बढ़ा देती है, फिर अपनी टैक्स बढ़ा देगी तो उसको ज़्यादा राजस्व प्राप्त होगा, तो फिर अपनी फाइनेंशियल ज़रूरत को वो जो कि कंप्लीट करती है। तो इस तरह का इसका जो कि अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। अगर जो कि सरकार उधार लेकर जो कि पैसे खर्च करेगी तो क्या करेगी, टैक्स बढ़ा देगी भविष्य में। तो इस तरह की बात यहाँ पे कहा जा रहा है। तो उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो बात कर रहा है ये रिकार्डियन इक्विवेलेंस की बात कर रहा है। ठीक है, रिकार्डियन इक्विवेलेंस में क्या होता है, देखो इसमें सीधी सीधी बात कही जाती है कि अगर देखो सरकार कर्ज लेके जो कि सरकारी व्यय में वृद्धि करके अर्थव्यवस्था को प्रमोट करना चाहती है, मतलब वो सरकारी खर्चे करिए ताकि जो अर्थव्यवस्था रुकी हुई है, अर्थव्यवस्था मंदी है, वो निकले, अर्थव्यवस्था उस मंदी से बाहर निकले और अर्थव्यवस्था में तेजी आए। मतलब वो कर्ज लेके बाहरी देशों से उधार लेकर जो कि इकोनॉमी में खर्च करिए ताकि लोगों के पास पैसा है और लोग जो कि अधिक से अधिक खर्च करें जिससे इकोनॉमी को स्टिमुलेशन मिले। ठीक है, जो इकोनॉमी वो प्रमोट करे। तो वही जो ये रिकॉर्डियन इक्विवेलेंस करे, जब सरकार ऐसी स्थिति करती है ना तो इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। वो बोलते ये जो गवर्नमेंट का प्रयास ये जो कि सफल नहीं होगा, ऐसा रिकॉर्डियन इक्विवेलेंस का कहना है। क्यों ये ऐसा बोलते हैं, देखो इसका ये कार्ड ये बताते हैं रिकॉर्डियन अपनी थ्योरी में इसका ये कारण बताए कि अगर गवर्नमेंट बाहर से उधार लेके जो कि पैसे खर्च कर रही है इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए, इकोनॉमी को प्रोत्साहित करने के लिए, तो क्या होगा, भविष्य में उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी। फिर ये जो कर्ज लिया है इसका जो ब्याज भरना है उसको भी तो भरना होगा, ब्याज भरना होगा, और जो कर्ज लिया है उसको भी तो भरना है। अब उसको भरने के लिए इसको भविष्य में जो कि पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो जब पैसे की जरूरत पड़ेगी तो क्या करेगी सरकार, जो कि टैक्स को बढ़ा देगी। ठीक है, टैक्स रेट को बढ़ा देगी। जब टैक्स रेट बढ़ेगा तो यानी मार्केट से पैसा खींचेगा। अब मार्केट में जो पैसा कम जाएगा, मार्केट में पैसा कम जाएगा तो लोग कम खर्च करेंगे। तो मतलब जो अभी वर्तमान में स्थिति है, जिस चीज़ को सरकार तोड़ने की कोशिश कर रही है, सरकार पुनः उसी स्थिति में फिर पहुंच जाएगी, वर्तमान की स्थिति में ही आ जाएगी जिसको वो इस तरह से तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो मतलब इतना ये सब मेहनत करने का कोई फायदा नहीं हुआ, हम फिर उसी अवस्था में पहुँच जाएंगे। केवल टेम्पररी रूप से कुछ समय के लिए हम इस मंदी से बाहर निकलेंगे, लेकिन फिर उसी मंदी में हम लोग
लोग वापस आ जाएंगे। तो वही जो कि रिकार्डियन इक्विवेलेंट की थ्योरी में कहा जाता है। ये पूरा स्टेटमेंट यही बात कर रहा है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा रिकार्डियन इक्विवेलेंस क्या है। तो इसका ऑप्शन डी समझ में सही हो जाएगा। और थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं, बाकी जो ये थ्योरी है हो सकता है इससे एग्जाम में क्वेश्चन आगे इन सब से आ जाए, तो उसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए, तो हमको सब कुछ डिस्कस करना चाहिए। तो देखो जो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट की थ्योरी करी है, इसको हिंदी में कहते हैं मितव्ययिता का विरोधाभास। इसमें क्या होता है कि देखो जब मान के चलो आपकी कंट्री में देश की जो अर्थव्यवस्था वो मंदी से गुजर रही है, ठीक है। जब मंदी के दौरान जो कि आप देखो जब देश में मंदी से गुजर रहा है, यानी कि जो कि लोगों के पास पैसे कम है। अब इस स्थिति में लोग जो है कि क्या सोचते हैं कि पैसे कम है तो हमको कम खर्च करना चाहिए, बचत अधिक करना चाहिए, लोगों के दिमाग में ये आ जाता है। तो जब लोग मंदी के समय में खर्च कम करेंगे, बचत अधिक करेंगे, तो जब बचत आप अधिक करोगे तो वो मंदी को तोड़ोगे कैसे? जब आपका मंदी तोड़ने का एक ही तरीका है कि आप अधिक से अधिक इकोनॉमी में खर्च करो। इकोनॉमी को स्टिमुलेट करना तो आपको अधिक से अधिक इकोनॉमी में पैसा लाना होगा, लेकिन जब मंदी की स्थिति है तो लोग क्या करें, पैसे बचत कर रहे हैं। तो इस तरह की जब स्थिति हो जाती है तो ये इससे कहते हैं मंदी और भी घनी मंदी में चली जाती है, मतलब और ज़्यादा मंदी की स्थिति इसमें उत्पन्न हो जाता है। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट की थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे जो है कुजनेट्स इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस। अब ये हाइपोथेसिस क्या कहता है कि ये बोलता है कि एक देखो कोई कंट्री में अगर आर्थिक विकास हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, शुरू में ये होगा कि आर्थिक विकास जैसे जैसे होगी वैसे वैसे आय असमानता भी बढ़ेगी, मतलब भेदभाव जो कि इनकम इनइक्वालिटी बढ़ेगी आर्थिक विकास के साथ साथ। लेकिन फिर एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये आय असमानता कम हो जाएगी, क्योंकि आर्थिक विकास जो कि लगातार ग्रोथ कर रही है, सबके पास पैसे लगातार आ रहे हैं, तो जो आय असमानता है धीरे धीरे खत्म होते हुए ये भी जो है कि मतलब ये जो आय असमानता है वो खत्म हो जाएगी, मतलब लोगों में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होने लगेगा। तो ये इस तरह का जो हाइपोथेसिस है वो कौन सा बोलता है, आपका कुजनेट्स इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस। देखो यू मतलब कि पहले जो कि अगर आपका जो कि आर्थिक विकास हो रहा है तो असमानता बढ़ रहा है, लेकिन फिर धीरे धीरे जो कि असमानता जो कि घट जाएगा और समानता की स्थिति आ जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, कुजनेट्स इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस, जो कि इकोनॉमी के डेवलपमेंट के साथ ये चलता है। तो अब फिर देखो एक लास्ट हम लोग का बचा क्या, सोलो ग्रोथ मॉडल। सोलो ग्रोथ मॉडल में क्या होता है कि इसमें ये देखो इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें देखो कुछ फैक्टर है, उनको ध्यान में रखते हुए इसको लाया गया है। जैसे जनसंख्या दर है, ठीक है, अगर जनसंख्या दर में वृद्धि हो रही है, बचत दर में भी वृद्धि हो रही है, और जो तकनीकी प्रगति है उसकी दर, मतलब जनसंख्या की दर, बचत दर और तकनीकी प्रगति है, इन तीनों के आधार पर किसी की अर्थव्यवस्था कैसे प्रभाव होगा किसी की अर्थव्यवस्था पर, उसी मॉडल को क्या बोलते हैं, सोलो ग्रोथ मॉडल का नाम दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह की बातें यहाँ पे, मतलब इस आधार पे उस अर्थव्यवस्था में कैसा उत्पादन होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, तो इस आधार के मॉडल को क्या बोलते हैं, सोलो ग्रोथ मॉडल, जिसमें तीन फैक्टर काम करते हैं, जनसंख्या दर, बचत की वृद्धि कैसी और उस अर्थव्यवस्था में टेक्नोलॉजी का कैसा यूज हो रहा है। तो उम्मीद है ये चारों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 का निम्न कथनों पर विचार किया। पहला कह रहा है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की बात कर रहा है, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन द्वारा प्रशुल्क एवं व्यापार पर समान समझौते को प्रतिस्थापित किया गया है। ये क्या है, प्रशुल्क एवं व्यापार पर समान समझौते, ये दरअसल गैट की बात कर रहा है, ठीक है। किसकी बात कर रहा है, गैट की बात कर रहा है। गैट मतलब वही आपका जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स, इसकी बात कर रहा है, जो कि आपका ये मतलब ये कह रहा है कि WTO ने जो कि गैट को प्रतिस्थापित किया, गैट को हटा के WTO का स्थापना किया गया। सीधी सी बात, ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। जो ये गैट है, प्रशुल्क एवं व्यापार सामान्य समझौता, मुख्य रूप से वस्तुओं के व्यापार से संबंधित था, जबकि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO और इसके समझौते के अंतर्गत सेवाओं के व्यापार और बौद्धिक संपदा भी शामिल है। कहने का मतलब जो ये आपका गैट था, इसमें केवल कि वस्तु था उसके व्यापार से संबंधित है, लेकिन जो WTO आ गया इसमें वस्तु के व्यापार तो है ही, इसमें साथ साथ इसमें जो कि सेवाओं का व्यापार और जो बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसके संबंधित जो व्यापार है वो भी शामिल किया गया है। तो आपको बताना इसमें से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है दोनों, डी है कोई नहीं। सोचिए, काफ़ी डिटेल्स में मैंने आपको क्वेश्चन को क्लियर कर दिया, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि गैट को ही प्रतिस्थापित करके 1995 में जो कि WTO को लाया गया था। और सेकंड स्टेटमेंट में बिल्कुल सही है कि इसमें जो कि वस्तु के व्यापार के अलावा जो कि जो सेवाएँ हैं, सर्विस सेक्टर है उसका, और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी, बौद्धिक संपदा, उसके भी व्यापार को इसमें शामिल किया गया है। तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन सी। चलते पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 देखो क्या कहता है, हेल्प के संबंध में बात करता है। तो देखो हेल्प एक नीति है जो कि आपका जो हाइड्रोकार्बन की जो
खोज है, खनन है, उससे संबंधित जो कि एक नीति बनाई गई है, जिसका हेल्प का फुल फॉर्म ही देखो क्या है, हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति। मतलब हाइड्रोकार्बन से संबंधित जो लाइसेंसिंग की नीति है उस पर कुछ प्रावधान की बात इसमें किया जा रहा है। अब देखो इसमें 3 बातें कह रहे हैं, क्या इसकी विशेषता आपको बताने क्या क्या है। पहला बोला प्रत्येक प्रकार के हाइड्रोकार्बन के लिए पृथक लाइसेंस का प्रावधान करना पड़ेगा। मतलब अगर आप तेल का लाइसेंस लेना चाहते हो, हाइड्रोकार्बन गैस का, हाइड्रोकार्बन का लाइसेंस लेना चाहते हो, तो इन सब के लिए अलग अलग लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है। सेकंड कह रहा है कि लागत की वसूली के बाद सरकार और अनुबंधनकर्ता के मध्य इसमें लाभ सहभाजन देखने को मिलता है। तो क्या ये सही है? थर्ड कह रहा है वर्ष भर अन्वेषण ब्लॉक का चयन करने की स्वतंत्रता होती है। मतलब कि अगर किसी को लाइसेंस नहीं भी मिला है तो वो जो कि अपना चयन करने के लिए, नीलामी के लिए देख सकता है कि उसको कहाँ कहाँ जो कि उसको ब्लॉक एरिया, कौन से एरिया उसको चाहिए किस फील्ड के लिए, तो वो उसकी स्वतंत्रता है, वो अपना देखता रहेगा। और जब उसको समय मिलेगा, मतलब जब उसको सही जगह मिल जाएगा खनन के लिए, तो वो उसके लाइसेंस के लिए जो कि अपील कर सकता है, या मतलब लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। तो इस तरह की बातें यहाँ पर कही जा रही है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही उत्तर है। ऑप्शन है केवल 1, बी है केवल 2 3, सी है केवल 3, डी है 1 2 3 सभी। तो देखो हेल्प जो ये आपका 2018 में लाया गया था, ठीक है, जो आपका हाइड्रोकार्बन संबंधित चीज़ें हैं उनमें और सुधार करने के लिए, उसमें लाइसेंस के संबंध में सुधार करने के लिए। अब देखो हेल्प में क्या होता है, ये जो पहला स्टेटमेंट करेगा कि प्रत्येक प्रकार के हाइड्रोकार्बन, जैसे हो गया आपका तेल, हो गया गैस, हो गया कोलबेड, मीथेन हो गया, ये सब चीज़ के लिए आपको अलग अलग लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। आपको एक ही लाइसेंस से जो कि आप सभी प्रकार के हाइड्रोकार्बन का उत्खनन, उत्सर्जन या लाइसेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। तो इस हिसाब देखते हैं कौन सा गलत होता है। तो ऑप्शन ए हमारा कट जाएगा और ऑप्शन डी कट जाएगा। अब देखो बी और सी में जो कि 3 है, मतलब थर्ड वाला सही है। सर अगर थर्ड वाला हमको नहीं पता तो भी हम समझ सकते हैं कि थर्ड वाला हमारा स्टेटमेंट सही है, कि वर्ष भर जो कि अन्वेषण ब्लॉक का चयन करने की स्वतंत्रता दी गई है हेल्प में। जो इसके पहले व्यवस्था थी नेल्प की, उसमें नहीं था। ठीक है, हेल्प और नेल्प समझो। नेल्प मतलब जो इसके पहले व्यवस्था थी, नेल्प उसी को प्रतिस्थापित करके हेल्प लाया गया। हेल्प का फुल फॉर्म क्या है? हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति। तो इसमें देखो एक यही बदलाव मुख्य रूप से हुआ है। पहले की व्यवस्था में क्या था, अलग अलग जो कि लाइसेंस लेना पड़ता था। इसमें क्या होगा कि अब अलग अलग लाइसेंस नहीं ले रहा, एक ही लाइसेंस जो कि सभी प्रकार के हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है और हमारा हमको पता है तीसरा भी सही है। तो दूसरा देखो, सॉरी, हाँ ये पहला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अलग अलग हमको लाइसेंस नहीं लेना, एक ही लाइसेंस लेना है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, तीसरा वाला सही है, हमको पता है, अभी हमने ऑप्शन से देखा। फिर सेकंड देखो, लागत की वसूली के बाद सरकार जो कि अनुबंधनकर्ता के मध्य सह लाभ को जो कि आपस में बांट देते हैं। मतलब कहने का मतलब कि मान लो कहीं कोई ब्लॉक चयन हो गया, ठीक है, इनको लाइसेंस मिलेगा, आप यहाँ पे खनन कीजिए। तो पहले जो नेल्प की व्यवस्था थी उसमें क्या होता था, तो जो कंपनी ने यहाँ पे खनन किया है, पेट्रोल या गैस निकाला है, ठीक है, तो इसमें इसकी जितनी भी लागत लगी है मतलब इसका जो लाभ होता है, तो उस लाभ में से पहले उस लागत के खर्चे को जो कि निकाल लिया जाता है, वो कंपनी को दे दिया जाता है। उसके बाद जो लाभ बचता है उसको जो कि गवर्नमेंट के साथ शेयर किया जाता है था। ठीक है, ये पहले की व्यवस्था थी। नेल्प की बात ये कर रहा है, यहाँ पे हेल्प की बात नहीं है। इस हेल्प में एक चेंज हुआ है। चेंज क्या हुआ है कि अब जो कि सरकार जो है कि लागत की व्यवस्था को नहीं देख रही। सरकार कह रही कि हम आपको लाइसेंस दे रहे हैं, आप लाइसेंस लीजिए और यहाँ पे जितना आपको जो भी उत्खनन करना है आप करिए, और उत्खनन करने के बाद आपका चाहे जो भी लागत हो उससे हमको नहीं मतलब है। जो भी आप सेल करोगे, जो भी आपको लाभ हो, जो भी आपका प्रॉफिट होगा, उसमें से एक शेयर जो कि मेरा होगा उसमें, यानी गवर्नमेंट का भी एक हिस्सा होगा, चाहे जितना भी लाभ हो। अब उसमें चाहे जितना आपका लागत लगे वो आपकी मर्जी है। ठीक है, ये आप पे छोड़ा जाता है, ना कि इस पर गवर्नमेंट इसको देखेगी। तो ये चेंज हुआ है। तो हमारा पहला गलत हो गया, दूसरा गलत है, तीसरा वाला सही है। तो देखो ऑप्शन कौन सही होता है? ऑप्शन सी यहाँ पे सही होता है, केवल 3। तो उम्मीद है आपको हेल्प के बारे में ज़्यादा अच्छे समझ में आया होगा, जो ये चेंजेस किए गए, इसमें सुधार किए गए हैं। ठीक है, और चलो इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 देखो, ये आपका इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। बजटी घाटे के संदर्भ में बात करें। ठीक है, तो बजटी घाटे के संदर्भ में प्राथमिक घाटा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। प्राथमिक घाटा ब्याज अदायगी के पश्चात उपयोग हेतु उपलब्ध कुल सरकारी ऋण है। मतलब जितना सरकार का राजस्व घाटा है, अगर उसमें से हम ब्याज घटा दें तो वो क्या निकलेगा? हमारा प्राथमिक घाटा। ऐसा पहला स्टेटमेंट कर रहा है। सेकंड देखो क्या कर रहा है, भारत में प्राथमिक घाटा सदैव राजकोषीय घाटे से अधिक होता है। देखो एक चीज़ ध्यान रखो कि इकोनॉमी में कोई भी चीज़ जो कि फिक्स नहीं है कि सदैव एक ही वो अपवर्ड रहेगा या सदैव डाउनवर्ड रहेगा, उसमें अप्स एंड डाउन हमेशा देखने को मिलता है। तो ऐसे एक्सट्रीम वर्ड आ जाए इकोनॉमिक से रिलेटेड चीज़ें ना, तो मान के चला मैक्सिमम चांसेस वो चीज़ें गलत होंगी। तो ये गलत है कि भारत में प्राथमिक घाटा सदैव राजकोषीय घाटे से अधिक होता है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है हमेशा।
अब देखो जो पहला स्टेटमेंट करा है वो सही है कि जो प्राथमिक घाटा है, अगर जैसे मान लो कि जितना गवर्नमेंट का कुल रेवेन्यू है, ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट जितना गवर्नमेंट का राजस्व घाटा, उसमें से अगर आप जो कि आपको प्राइमरी डेफिसिट जो है आपका प्राथमिक घाटा उसको घटा देंगे तो मतलब जो ब्याज है वो अगर ब्याज आप घटा देंगे तो आपका प्राइमरी डेफिसिट निकल जाएगा। यानी जितना राजस्व घाटा है उसमें जो ब्याज हमको देना है उस राजस्व घाटे में से उसको घटा देंगे तो हमारा प्राथमिक घाटा निकल जाएगा, जो कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाता है। थोड़ा सा और समझते हैं प्राइमरी घाटा के संबंध में, जो आपका प्राइमरी डेफिसिट है इसके बारे में कि ये हमसे क्या कहता है। तो देखो इसमें कहा जा रहा है कि यदि प्राथमिक घाटा जो अगर देखो आप शून्य है, ठीक है, प्राथमिक घाटा अगर गवर्नमेंट की जीरो है तो इसका क्या मतलब होता है कि सरकार ने सिर्फ अब ब्याज की अदायगी भुगतान करने के लिए ऋणों का सहारा लिया है। मतलब कि जो गवर्नमेंट की ऋण रही है, जो गवर्नमेंट का कर्ज है उसमें कोई वृद्धि नहीं हुआ है, बल्कि जो कर्ज लिया है इसमें जो ब्याज भुगतान करना था केवल उसी के लिए कर्ज लिया था। तो इसमें जो कि इस स्थिति में क्या होगा, प्राथमिक घाटा हमारा क्या होगा, जीरो होगा। प्राथमिक घाटा जीरो होने का मतलब क्या होता है, एक तरह से इस तरह का इंडिकेट करता है कि आपकी जो राजकोषीय स्थिति है उसमें सुधार हो रहा है, मतलब उसमें प्रगति हो रहा है कि आपका राजकोषीय घाटा बढ़ नहीं रहा है। अगर राजकोषीय प्राथमिक घाटा आपका जो है कि जीरो है, इसमें कमी दिख रही है तो ठीक है, एक तरह से इनवर्स रिलेशन आप कह लो। प्राथमिक घाटा में अगर कमी दिखेगा तो आपका राजकोषीय घाटा में सुधार होगा, मतलब कि आपके जो गवर्नमेंट की कर्ज है उसमें वृद्धि नहीं हो रही है। इस तरह की बातें यहाँ पे कही जा रही है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 43 देखो करंट से है, बोला इंड सेट 2020 पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, अब इंड सेट क्या है, मैं इसको थोड़ा सा आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ ताकि आपको समझने में अच्छे से समझ में आए। इंड सेट मतलब जो IND है इसकी बात कर रहा है। एक सेकेंड फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, IND इंड सेट की बात करें तो IND का देखो फुल फॉर्म इसमें यहाँ पे क्या रखा गया है, यहाँ पे बोला गया है इंडियन स्कॉलिस्ट, ठीक है, इंडियन स्कॉलिस्ट असेसमेंट टेस्ट। ये एक तरह का टेस्ट है, ठीक है, जो आपका इंड से 2020 पहल, ये क्या है, एक तरह का टेस्ट है। क्या है, एक टेस्ट एग्जाम है, ठीक है। अब देखो इसके बारे में क्या बोला, यह शिक्षा मंत्रालय की पहल है, ठीक है। दूसरा बोला स्टेटमेंट, यह विदेशी छात्रों को छात्रवृत्ति और प्रवेश देने के लिए आयोजित की जाने वाली एक परीक्षा है। तो देखो जो पहला स्टेटमेंट है इंड से 2020, ये बिल्कुल जो आपका HRD मिनिस्ट्री था उसका नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय हो गया है। तो ये उन्हीं का एक इनिशिएटिव है और इसमें क्या किया जा रहा है, जो विदेशी छात्र है ना, मतलब ये हमारी कंट्री हो गई, अब भारत में कुछ मतलब यूनिवर्सिटी हमारे, ठीक है। अब जो बाहरी मतलब कुछ विदेशी छात्र वो अगर भारत की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये इंड से 2020 लाया गया है। मतलब एक एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, जो भी विदेशी छात्र वो एग्ज़ाम को एग्ज़ाम देंगे और एग्ज़ाम में जैसा उनका रैंक होगा, जितना क्वालिफाइंग नंबर होगा उतना वो पाते हैं तो उस आधार पर उनको जो कि यूनिवर्सिटी दी जाएगी। और साथ साथ जो जितना बेहतर करेगा उसको जो कि उतना ही ज़्यादा जो कि उसमें जो कि उनको छात्रवृत्ति भी मिलेगा पढ़ने के लिए। तो एक तरह से क्या किया जा रहा है, इंडिया जो कि बाहरी लोगों को जो कि भारत को एक तरह से शिक्षा का केंद्र बना रहा है, बाहरी लोगों के लिए वो भारत में आए स्टडी करे, इसकी जो कि बात की जा रही है इंड से 2020 में, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 44 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखो कह रहा है समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके बारे में कह रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के संबंध में अंतरण अदायगी संदर्भित करता है। अंतरण अदायगी क्या है ये आपको बताना है, ठीक है, एक टर्म है, आपको बताना है ये क्या है। ऑप्शन देखो ए, पहला ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ऐसी प्राप्तियों को जो वर्तमान या भविष्य में इनके बदले बिना किसी भुगतान की बाध्यता के से प्राप्त होती है। मतलब ये ऐसी प्राप्तियां हैं जिसको आज या भविष्य में जो कि इसको वापस नहीं देना है, ठीक है, बिना किसी भुगतान और बिना किसी बाध्यता के इसको जो कि हमको मिल रही है। सेकंड देखो क्या कह रहा है, बी कह रहा है घरेलू फर्मों के द्वारा विदेशों में परिचालित बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्राप्त वाणिज्यिक उधारों को, क्या ये एक वाणिज्यिक उधार है जो हमको विदेशों से प्राप्त हुआ है। सी कह रहा है सरकार के द्वारा बहुपक्षीय संस्थानों से प्राप्त ऋण को। ओके, डी क्या कह रहा है आपको देखो, उपभोक्ता द्वारा डिजिटल वॉलेट के माध्यम से खुदरा विक्रेताओं को किए गए भुगतान को। तो ये आपका जो अंतरण अदायगी है ये किससे संबंधित है, जिसका ऑप्शन ए देखो सही हो जाएगा। ये ऐसी प्राप्तियां हैं जिनको आज या भविष्य में जो कि हमको वापस नहीं चुकाना है। इसमें देखो जैसे क्या क्या आ सकता है, जैसे गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव, जैसे पेंशन हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट पेंशन दे रही है विधवाओं को या फिर जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनको अगर पेंशन दे रही है तो ये इस तरह की प्राप्तियाँ जो कि इनको वापस नहीं करना है गवर्नमेंट को, तो इसको क्या करेंगे, अंतरण अदायगी। जैसे और देखो बेरोजगारी में दिए जाने वाले पेंशन है, भत्ता है, ठीक है, इस तरह की चीजें क्या कहा जाता है, आपका अंतरण अदायगी कहलाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखो कह रहा है
सॉरी, देखो निम्न पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट पहला कह रहा है विनिवेश, व्यय कम करना, कर की दरें बढ़ाना और सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना। उपयुक्त में से किन कार्रवाइयों को सरकार द्वारा अपना घाटा कम करने हेतु अपनाया था, मतलब सरकार का घाटा कम हो इसके लिए क्या क्या करना चाहिए। देखो अगर गवर्नमेंट विनिवेश करेगी, मतलब जो जहाँ उन्होंने निवेश किया उसको अगर हटाएगी, उसका निजीकरण करेगी, तो गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, मतलब पैसा आएगा मतलब उनका जो घाटा है वो कम होगा। तो पहला तो बिल्कुल सही है, तो जहाँ एक नहीं आप वो हटा सकते हो, ऑप्शन डी हमारा कर जाएगा। फिर देखो सेकंड क्या करें, व्यय कम करा। अगर गवर्नमेंट अपनी खर्च कम करेगी तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो घाटा है वो कम होगा, तो दो भी बिल्कुल सही है हमारा। तो दो देखो आपका दोनों स्टेटमेंट में है ना, बी और सी में है, लेकिन ए में नहीं, तो ए वाला भी हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, फिर देखो थर्ड कह रहे हैं कर की दरें में। अगर गवर्नमेंट जो टैक्स बढ़ाएगी तो गवर्नमेंट को ज़्यादा रेवेन्यू प्राप्त होगा, ज़्यादा रेवेन्यू प्राप्त होगा तो उसका जो घाटा है वो कम होगा। ऑब्वियस बात है, तीन भी हमारा सही है। तो देखो तीन कहाँ नहीं है, ये नहीं है, ये हमारा ऑप्शन सी सही होता है। 1 2 3 4 यानी 4 भी सही होगा कि सब्सिडी का तर्कसंगत बनाना, मतलब जो ऐसे सब्सिडी देना जो बाद में आपको और अधिक जो कि उत्पादन बढ़ाए। जैसे मान लो कृषि में अगर हम गवर्नमेंट सब्सिडी देती है यूरिया पे या खाद पे, तो क्या होगा, उस सब्सिडी से कम लागत में अधिक जो कि पैदावार उत्पन्न हो रही है, और ये अधिक जो पैदावार उत्पन्न हो रही है वापस जो कि इकॉनमी को ही जो कि बूस्ट कर रही है। ठीक है, और इसका जो एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है बाहरी देशों में, तो एक तरह से क्या हो रहा है, ये जो कि इकॉनमी को ही बूस्ट कर रही है। तो यानी तर्कसंगत जो सब्सिडी है उसको दिया जाना चाहिए, ये सही बात है। इससे जो कि गवर्नमेंट का जो घाटा है वो कम होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होता है। 1 2 3 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। देखो चैंपियन सेवा क्षेत्र के संबंध यानी चैंपियन जो सर्विस सेक्टर है उसके बारे में बात कर रहा है। पहला करें यह केंद्रित कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से भारत के सेवा क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना हेतु प्रयास है। मतलब ये जो गवर्नमेंट जो भारतीय सर्विस सेक्टर है उसमें जो कंपटीशन को बढ़ाने के लिए इसको लाया गया है। सेकंड करें ऐसे क्षेत्रों की पहचान का अधिकार राज्यों को प्रदान किया गया है। देखो अभी क्या हुआ है, ये जो चैंपियन सेक्टर वाला सर्विस सेक्टर वाला है ना, इसको जो कि पास किया गया। अभी ये प्रस्तावित था, अभी इसको पास नहीं किया गया था। 2018 में केंद्रीय कैबिनेट ने इसको पास किया है। तो ऐसे सेक्टर को जो कि राज्य सरकारें नहीं पहचान करती, इसको कौन पहचान करता है, केंद्र सरकार ही करती थे। तो हमारा दूसरा वाला गलत हो गया, तो ये गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला जो कह रहा है कि यह केंद्रित कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से भारत के सेवा क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ाना है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। इसमें देखो 12 जो कि सर्विस सेक्टर को चयन किया गया है। 12 सर्विस सेक्टर कौन कौन से आप समझो। देखो सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी की सक्षम सेवा यानी IT और ITES। ठीक है, ये इसकी जो सर्विस होती है, IT की सर्विस होती है वो। और पर्यटन और अतिथि सत्कार यानी जो टूरिज्म है उसके बारे में बात कर रहा है। चिकित्सा संबंधी यात्राएं जो मेडिकल वैल्यू जो ट्रैवल है उनकी ऐसी सर्विसेज की बात कर रहा है। परिवहन और रसद सेवाएं हैं, लेखा एवं वित्त सेवाएं हैं। ठीक है, श्रव्य दृश्य सेवाएं यानी ऑडियो विजुअल जो आपका सर्विस है उसके बारे में बात कर रहा है। विधिक सेवाएं यानी लीगल जो सर्विस है उसके बारे में बात कर रहा है। भवन निर्माण संबंधी जो सर्विस है उससे संबंधित जो इंजीनियरिंग सेवा है उसकी बात कर रहा है, वो सेवाएं आती है। और पर्यावरण एनवायरनमेंट सेवाएं जो हैं वो, और आपका फाइनेंशियल जो सर्विस है उसके बारे में बात कर रहा है। और एक और आपका एजुकेशनल सर्विस मतलब इन सभी सर्विस को बढ़ावा दे के जो कि आप बढ़ावा देना है, इस पर कंपटीशन लाना है। इससे देखो क्या होगा, अगर इसमें हम लोग बढ़ावा देंगे तो क्या होगा, जो हमारे देश की GDP है ना उसमें ग्रोथ आएगा। इसमें कंपटीशन लाएंगे, इसमें बढ़ावा करेंगे तो ये वृद्धि करेगा तो हमारी GDP बढ़ेगा, रोजगार इन क्षेत्रों में बढ़ेगा और वैश्विक बाजार में हमारा जो एक्सपोर्ट है, निर्यात है, वो भी प्रोत्साहन मिलेगा। देखो इसका लक्ष्य क्या, इसमें इसके लिए देखो 5,000 करोड़ रुपये का एक फंड भी प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, इसको बढ़ावा देने के लिए। और इसका एक ये भी टारगेट है जो भारत का एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाया जाए, मतलब जो निर्यात है उसको बढ़ाया जाए सर्विस सेक्टर में। तो अभी देखो 2015 तक एक डेटा आप ये रखना, कभी भी आपको मेंस के आंसर राइटिंग में आपको काम आएगा कि, और आपको जनरली पता भी होना चाहिए कि भारत का एक्सपोर्ट कितना होता है। 2015 तक सर्विस सेक्टर में देखो तो भारत का विश्व का एक्सपोर्ट के अनुसार कितना था, 3.3%। मतलब जितना विश्व का सर्विस में एक्सपोर्ट होता है उसमें भारत की हिस्सेदारी कितना थी, 3.3%। तो ये चैंपियन सर्विस सेक्टर के माध्यम से अब क्या हो रहा है कि 2022 तक ये लक्ष्य रखा गया कि 3.3% से इसको बढ़ा के 4.2% करना, जो है कि सर्विस सेक्टर के एक्सपोर्ट को। ठीक है, वैश्विक भागीदारी में जो कि भारत का एक्सपोर्ट जो कि 4.2% हो, ऐसा इसके अंतर्गत एक टारगेट भी रखा गया। तो आप इससे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज थी जो आपको समझना जरूरी था। देखिए इसका ऑप्शन ए यहाँ से ये होता है केवल एक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखो GST पे क्वेश्चन आ गया। ठीक है, GST से निम्न कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट का GST अनिवार्य रूप से प्रत्येक चरण में केवल मूल्यवर्धन पर आरोपित कर है। ओके। सेकंड का यह गंतव्य आधारित कर है। ओके। थर्ड का यह राज्य वस्तु एवं सेवा कर केवल तभी लागू होता है जब क्रेता और विक्रेता दोनों एक ही राज्य के भीतर अवस्थित होंगे। ठीक है, मतलब जो राज्य
जीएसटी वाला लगता है, स्टेट जीएसटी, वो तभी लगेगा जब खरीदार और बेचने वाला दोनों एक ही राज्य के होंगे, अलग अलग होंगे तब नहीं लगेगा, ठीक है। इस तरह की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो आप सोचिए आप इसका कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए 1 2 3 तीनों सही है, बी है केवल 2, सी है केवल 3, डी है 1 2। तो इसका देखो जो पहला वाला ऑप्शन स्टेटमेंट है कि जीएसटी अनिवार्य रूप से प्रत्येक चरण में केवल मूल्यवर्धन पर आरोपित कर है, तो ये जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल सही हो जाता है। जी हाँ, ये जो कि प्रत्येक चरण पे आपका जो कि जितना जितना मूल्य इसमें मतलब आप जिस तरह आप वैल्यू एडिशन करोगे उतना उतना इसमें जो कि टैक्स इनपुट होता रहेगा। तो इस तरह की बात करें तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी अपने आप कट जाता है। और देखो कौन सा ऑप्शन कटता है, ऑप्शन डी अभी रहेगा, ठीक है। अब देखो ऑप्शन बी और ए और डी में क्या है, दो स्टेटमेंट दोनों है, दो वाला सेकेंड वाला, तो यानी दो वाला हमारा सही है। यह गंतव्य आधारित कर है। गंतव्य आधारित कर का मतलब क्या है कि पहले क्या होता था, प्रोडक्शन जहाँ होता था ना वहाँ से टैक्स लिया जाता था प्रोडक्शन के आधार पर, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये जो कि कंज्यूमर बेस्ड टैक्स है, यानी कंज्यूमर इसका उपभोग, जो कंज्यूमर उपभोग करेगा वही जो कि इसका टैक्स पे करेगा। यानी गंतव्य कहीं से सामान प्रोडक्ट हुआ, प्रोड्यूस हुआ और ये प्रोड्यूस होकर जो कंज्यूमर तक गया और कंज्यूमर जो कि इसका टैक्स पे करे, ना कि जो प्रोड्यूस यानी कंपनी जो प्रोड्यूस करी है वो टैक्स नहीं पे करती है, बल्कि जो कंज्यूमर है वो टैक्स पे करे। तो यह गंतव्य आधारित कर है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही होता है। और थर्ड वाला जो कह रहा है कि जब क्रेता और विक्रेता दोनों एक ही राज्य के भीतर होते हैं तभी स्टेट जीएसटी लगती है, ये भी सही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे सही हो जाता है 1 2 3। और देखो जो आपका जीएसटी लाया गया था, इसे जो कि 101 संविधान हुआ, जो संशोधन था संविधान का, उसके तहत जो कि जीएसटी को लाया गया था आपका। तो ये भी एक बेसिक सी नॉलेज है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 देखो एक मॉडल दिया गया, आपको बताना ये कौन सा मॉडल है। यहाँ पे देखो 4 पीपीपी मॉडल है, मतलब पब्लिक पार्टनरशिप के आधार पर जो मॉडल है, जिसमें कि सरकार और जो कि निजी कंपनियां साथ में मिलकर काम करती हैं, ठीक है। तो ये 4 तरह का मॉडल है पीपीपी का। आपको बताना है इसमें से कौन सा ये मॉडल यहाँ पे बताया जाता है, ठीक है। हैम है कि ईपीसी है कि बॉट है कि OM यानी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस मॉडल है। चलो देखते हैं स्टेटमेंट पढ़ते क्या कहता है। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि आपका यह एक प्रकार का सार्वजनिक निजी सहभागिता मॉडल है, यानी पीपीपी मॉडल है, जिसमें सरकार एक निश्चित अवधि तक निश्चित राशि का भुगतान करती है और फिर शेष अवधि में परिवर्तनीय राशि का भुगतान करती है। शेष भुगतान सृजित परिसंपत्तियों और विकासकर्ता के प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है। वित्तीय जोखिम निजी अभिकर्ता और सरकार दोनों के द्वारा साझा किया जाता है, ठीक है। इस तरह की इसमें कुछ विशेषताएं इसकी बताई जा रही है। आपको बताना है ये किसकी बात कर रहा है, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल की बात कर रहा है, या फिर इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल की बात कर रहा है, या फिर बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर के मॉडल की बात कर रहा है, या फिर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के मॉडल की बात कर रहा है। तो देखो जो ये आपको इस तरह की बात कर रहे हैं ना कि इसमें सार्वजनिक निजी सहभागिता तो होती है, जिसमें जो कि सरकार की निश्चित अवधि तक निश्चित राशि का भुगतान होता है, ठीक है। तो ये आपका हाइब्रिड एन्युटी मॉडल हैम की बात करें, जो कि अभी नया लाया गया है गवर्नमेंट में, और ये काफ़ी इफेक्टिव माना जा रहा है। देखो हाइब्रिड में इसमें जो आपका हैम है, इसमें जो एक फिक्स राशि दी जाती है वो कितना जाती है, मान लो कोई पुल वगैरह बनाना है, सड़क वगैरह बनाना है, तो उसका जो 40% कॉस्ट होगा अगले जो कि आपका 5 सालों में, ठीक है। कितने सालों में, 5 समान किस्त में, यानी मतलब हर वर्ष जो कि आपको कुछ ना कुछ किस्त दिया जाएगा और कंपनी को दिया जाएगा 5 वर्षों में, जो कि आपको 40% जो भी कॉस्ट होगा पूरे परियोजना का वो जो कि गवर्नमेंट वहन करेगी, और जो शेष 60% है वो जो विकास करता है, जो विकास कर रहा है जो कंपनी है, वो अपना पैसा इसमें लगाएगी, ठीक है। तो इस तरह की बात इसमें देखने को मिलती है हैम में। और देखो इसमें जो कि राजस्व वसूली का अधिकार जो कि ये कंपनी के पास नहीं होगा, राजस्व वसूली का अधिकार मतलब जो टोल पे टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार होता है वो किसके पास आएगा, गवर्नमेंट के पास आएगा। ना ही जो आपकी अथॉरिटी नेशनल हाईवे एंड अथॉरिटी जो है उसके द्वारा जो कि राजस्व वसूली का काम किया जाएगा। और देखो जब परियोजना एक बार पूर्ण हो जाएगी, जो 60% दिया गया है, तो ये 60% का भुगतान जो कि आपका इक्विटी के रूप में या ऋण के रूप में इनको जो कंपनियां होती हैं उनको किया जाता है, या मतलब जो परियोजना चल रही है उसी टाइम अगर इनको 60% पैसा गवर्नमेंट से चाहिए तो आपको इक्विटी के रूप में या ऋण के रूप में जो कि इनको पैसा दिया जाता है, ठीक है। ये था हैम के बारे में, हमने थोड़ा सा समझा डिटेल से। और इसका हैम में कौन कलेक्ट करता है, गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, ना कि निजी कंपनियां। और थोड़ा सा और मॉडल देख लेते हैं जो आपका यहाँ पे दिया गया, 2-3 और हैं, उनके बारे में भी समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे जो ईपीसी मॉडल है,
इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल। इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट ही सब कुछ पैसा लगाती है, जितना पैसा लगाना होता है गवर्नमेंट लगाती है, निजी कंपनियों का हस्तक्षेप बहुत कम होता है। वो क्या करती है, उनका भागीदारी बस इतना ही होता है कि वो जो कि मॉडल तैयार करती हैं, अपने जो इंजीनियर विशेषज्ञ है उनके जरिए जो कि मॉडल तैयार करके आपको देंगी, बाकी जो भी और उसको जो कि पूरा निर्माण करवाएंगी, ठीक है। अब बाकी इसमें जो भी पैसा खर्च होगा सारा पैसा जो कि गवर्नमेंट खर्च करती है। तो इस पर क्या होता है, इसका देखो यही खामी था कि गवर्नमेंट पर जो कि जो वित्तीय भार है वो अत्यधिक हो जाता था, ठीक है। तो गवर्नमेंट को ज़्यादा ऋण लेना पड़ता था, इस तरह से जो कि गवर्नमेंट पर भार होता था, इसलिए उतना सफल मॉडल नहीं हुआ। तो ईपीसी मॉडल इसलिए सफल नहीं हुआ, तो ये ईपीसी मॉडल था, ठीक है। अब देखते हैं अपना अगला मॉडल। अब देखो जो ये नेक्स्ट आपका है बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल। इसमें क्या होता है, जो निजी कंपनियां होती है वो पूरी तरह से अपना पूरा पैसा खर्च करती है, वो उसको बनाएंगी भी, जो भी परियोजना है उसको बनाएंगी, उसको ऑपरेट भी करेंगी, और उसके बाद जब उनका पैसा जितना लगा था वो निकल जाएगा, जितना पैसा उनका उसमें लगा था और जो प्रॉफिट था वो उनको मिल जाएगा, तब तक वो ऑपरेट करेंगी। जब वो सब कुछ प्रॉफिट वगैरह इनको मिल जाएगा तो ये गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देंगी, ठीक है। तो ये बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर था। इस पर क्या होता था, इसमें जो निजी कंपनियाँ थी उस पर जो अत्यधिक भार हो जाता था, वो इतना पैसे नहीं ला पाती थी, तो इस वजह से जो कि काम में काफ़ी देरी होती थी, तो ये भी उतना सफल नहीं रहा है। थर्ड देखो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस मॉडल, जो आपका ये डी वाला मॉडल है, इसमें क्या होता था, एक निजी संचालक सामान्यतः निर्धारित उत्तरदायित्व के साथ एक सहमत स्तर तक सार्वजनिक भागीदारी की परिसंपत्तियों का संचालन और रखरखाव करता था। इस अनुबंध के लिए भुगतान या तो निश्चित शुल्कों के माध्यम से किया जाता था, जहां एक मुफ्त राशि निजी भागीदार को दी जाती है, ठीक है। इसमें मतलब क्या होता है, एक तरह से एक एग्रीमेंट होता था कि आपको एक निश्चित राशि जो कि जो बनाता है, ठीक है, मतलब जो निजी कंपनियां जो बना रही है परियोजनाएं, आपकी जो सड़क वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें बना रही है, उनसे एक समझौता था कि आप एक निश्चित राशि तक पे करोगे, ठीक है, और आप इसको जो कि मेंटेन करोगे, इसको पूरा संचालन देखोगे, सब कुछ करोगे, और एक निश्चित राशि तक आप पे करोगे, कुछ जो कि गवर्नमेंट पे करेगी। पर इससे क्या होता था, करप्शन बढ़ जाता था, गवर्नमेंट केवल पे करती थी थोड़ा सा और बाकी वो करती थी, लेकिन देख रेख जो कि ये निजी कंपनियों के हाथ में होता था। तो ये भी काफ़ी सफल नहीं था, लेकिन हैम जो मॉडल निकला है ये काफ़ी सफल रहा है अभी तक, ठीक है। तो ये हैम मॉडल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता था। अब अपने इसको हमने जो कि इन सभी पीपीपी मॉडल को ध्यान से यहाँ पे समझा भी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। 49 देखो क्या करें, भारत में खाद्यान्न प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कार्य राज्य सरकार द्वारा किए जाते हैं। आपको बताना है कि खाद्य प्रबंधन के संबंध में स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन से काम करती है। उचित मूल्यों की दुकानों की स्थापना करना, पात्र लाभार्थियों को राशन कार्ड जारी करना, खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित करना। ये कौन जो कि राज्य सरकार इनमें से क्या क्या काम करती है आपको बताना है। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 2, सी है 1 और 3, डी है 1 2 3। तो देखो जो उचित मूल्य की दुकानों की स्थापना करना ये राज्य सरकार का ही काम है, और जो पात्र लाभार्थियों को राशन कार्ड देना ये भी राज्य सरकार ही करती है। लेकिन जो खाद्यान्नों का न्यूनतम मूल्य स्थापित करता है, एमएसपी निर्धारित किया जाता है, वो राज्य सरकारें नहीं करती बल्कि वो केंद्र सरकार करती है। तो यहाँ पे देखो 1 2 सही जाता है, 3 वाला गलत है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जाता है। चलते पे नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक का दायित्व यानी कि माना जाता है। दायित्व कहने का मतलब यहाँ पे आपका वो हाँ लाइबिलिटीज, ठीक है, यानी देता है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में यहाँ थोड़ा सा प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया है। जब आप इसका डिटेल आंसर पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। यहाँ पे दायित्व नहीं, यहाँ पे देयताएं हैं, ठीक है, यानी लाइबिलिटीज। आपको इसमें बताया कि इसमें से कौन सी चीज़ें जो आरबीआई के लाइबिलिटीज में आएंगी, ठीक है, मतलब वो आरबीआई की एसेट नहीं है बल्कि लाइबिलिटीज है, ये आपको बताना है। तो पहला बोला है स्वर्ण भंडार, दूसरा बोला जनता द्वारा धारित मुद्रा नोट, थर्ड कह रहा है वाणिज्यिक बैंकों को ऋण, चौथा कह रहा है सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल 1, बी है केवल 2 और 3, सी है 2 और 4, डी है केवल 2। तो यहाँ पे देखो जो इसके लाइबिलिटी की बात कर रही है ना, तो जो स्वर्ण भंडार होता है ये जो कि आरबीआई का क्या होता है, एसेट होता है, लाइबिलिटी नहीं होता है, ठीक है। एसेट करने का मतलब जो आरबीआई के पास होता है, जो आरबीआई अपने पास रखती है, ठीक है, जो आरबीआई अपने पास रखती है लोगों से लेके। तो ये जो गोल्ड रिजर्व होगा ये आरबीआई का रिजर्व जो कि आपका एसेट होता है। और जो वाणिज्यिक बैंकों को जो ऋण दिया जाता है तो आरबीआई अपने पास से रखे हुए पैसे को ही ऋण देती है, तो ये भी आरबीआई का एसेट है, ना कि लाइबिलिटीज है। और जो सरकारी प्रतिभूतियाँ होती है उसमें जो निवेश करने के लिए बातें होती है, यानी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है वो भी आरबीआई का क्या है, एसेट है, ठीक है। कि अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई बेचेगा तो इसको इस पर पैसे मिलेंगे, यानी लाइबिलिटीज मिलेंगे। तो ये क्या है, आरबीआई का एसेट है। तो देखो 1 2 1 3 और 4 तीनों जो कि एसेट है, लाइबिलिटीज नहीं। जबकि हमसे क्वेश्चन में लाइबिलिटीज बात कर रहा था, तो इसका ऑप्शन
डी सही हो जाएगा केवल 2। तो जो जनता द्वारा धारित मुद्रा नोट है, यानी जो पैसा जो कि अब जनता के पास आ गया है, आरबीआई के पास नहीं रहा है, तो ये आरबीआई का एसेट जो कि जनता के पास आ गया, तो ये अब जनता आरबीआई के लिए क्या होगा, ये उसकी लायबिलिटी हो गई है। ठीक है, और देखो एसेट लायबिलिटी में क्या क्या आती है वो हम समझते हैं। एसेट में देखो क्या क्या आता है, गोल्ड रिजर्व आएगा आपका, विदेशी मुद्रा भंडार आएगा, सरकारी प्रतिभूतियों में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसमें निवेश की बात आएगी, अब विदेशी जो सिक्योरिटी उसमें निवेश की बात आएगी, बैंकों को दिया गया ऋण ये भी आपका एसेट ही आएगा, और केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नाबार्ड इत्यादि को जो ऋण दिया जाता है ये भी एसेट है, क्योंकि इस पर जो कि ये जो कि आरबीआई को वापस करना होगा, क्योंकि आरबीआई जो कि ऋण दे रहा है, ठीक है, मतलब इसको वापस लौटाना है हमको, तो जो भी ऋण आरबीआई द्वारा जारी किया था वो सभी उसका क्या होगा, एसेट होगा। ठीक है, लायबिलिटीज यानी देता है उसकी क्या क्या है ये देख लो। लायबिलिटीज में देखो क्या होगा, जो बैंकिंग विभाग में रखे गए जो मुद्रा नोट है, अब इस जो नोट बैंकों में रखा गया इस पर तो आरबीआई को कुछ देना नहीं है नोट के बदले में। फिर दूसरा देखो लोगों के पास जो नोट है उसकी बात कर रहा है, और आरबीआई के पास जो कमर्शियल बैंक और अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक है और अन्य बैंक में जो जमा की गई राशि है वो जो है कि इसकी जो कि लायबिलिटीज है। ठीक है, आरबीआई के पास केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो जमाएं हैं वो भी इसकी लायबिलिटी है, मतलब जो भी धनराशि आरबीआई के पास जमा है वो उसकी क्या है, लायबिलिटीज है। तो इस तरह देखो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होता है। ये रहे हमारा पार्ट 2 जो आपका टेस्ट नंबर 7 है इकोनॉमी का, उसका ये पार्ट 2 यहाँ पे खत्म होता है। कल हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट एमसीक्यू में जो पार्ट 3 होगा, जहाँ पे हम लोग जो कि 51 से 75 एमसीक्यू देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, और जो भी दोस्त जो कि चैनल से नहीं जुड़े फटाफट चैनल से को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल, धन्यवाद।